बिहार में बंपर वोटिंग हुई 160 पार या खेला इस बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब के बीच पहुंचे आज काशी। पीएम मोदी काशी पहुंचे, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार में कल बंपर वोटिंग हुई है, जबरदस्त वोटिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर प्रचार किया और पीएम मोदी बिहार से देखिए पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र काशी। 2 दिन रहेंगे। बंपर वोटिंग हुई बिहार में। वोटिंग होते ही कांग्रेस कह रही है वोट चोरी हो रहा है। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया कि वोट चोरी हो रहा है और ये दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारा 230 ये मेरी आखिरी चेतावनी है आपको, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कांग्रेस कह रही है वोट चोरी हो रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वोटिंग के बाद कि गुब्बारा जो था वो गुब्बारा फट गया है। गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई और कल पहले चरण के बाद इनका गुब्बारा फूट गया है। अब तो आरजेडी कांग्रेस का इकोसिस्टम, उनके समर्थक भी कह रहे हैं फिर एक बार आरजेडी कांग्रेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि गुब्बारा फट गया है। क्या महज ये इत्तेफाक है कि राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है? यानी एक तरफ जबरदस्त वोटिंग, पीएम मोदी कह रहे हैं गुब्बारा फट गया, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया। चुनाव चोरी कर रहे हैं। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार, दोनों चोरी की सरकार। मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा। क्या यह महज इत्तेफाक है कि बिहार में वोटिंग होते ही राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाने लगे? ये ईवीएम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ईवीएम रखी गई है वोटिंग के बाद, बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। नजर है एक एक ईवीएम पर। पटना की तस्वीर आप देख रहे हैं। 75 साल की वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा है। जहां ईवीएम मशीन रखी गई है उसकी निगरानी की जा रही है। लेकिन क्या सियासी दल और उनके भाषण इस वोटिंग की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं? हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे। बिहार में 60% से पार का बंपर मतदान हुआ, तो क्या जनता ने एनडीए को 160 पार पहुंचाने का ऐलान कर दिया है? क्या कमल और तीर सटीक निशाने पर लगा है? मतलब मोदी और नीतीश का मैजिक बिहार में फिर चला है। बंपर वोट से बिहार की जनता ने क्या महागठबंधन को बड़ी चोट दी है और बिहार में 160 पार से एनडीए की मजबूत सरकार बनाने को तैयार है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों, और इसलिए 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। पहले फेज के बाद आपका क्या असेसमेंट है? हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे, 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ। बंपर मतदान से विपक्षी खेमे में भी हलचल बढ़ गई है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं यह बदलाव का वोट है, तो तेजस्वी और कांग्रेस महागठबंधन में भी बंपर वोट से बम बम है और जीत का दम भर रहे हैं। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है
और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। तो सब अपनी अपनी जीत की कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन क्या एनडीए वाकई 160 पार जा रही है? 243 सीटें, उसमें 160 पार। पीएम मोदी ने कहा बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिहार को नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा है, किसी कीमत पर जंगल राज नहीं लौटने देना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस अभी से हार के बहाने खोज रही है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं अब की बार एनडीए 160 के पार होगी और बिहार में हमारी फिर सरकार होगी। इस बार जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा। तेजस्वी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 20 साल में पहली बार बदलाव की ऐसी लहर दिखी है, हर घर से नहीं हर दिल से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, महागठबंधन को जिताएंगे, बिहार में युवा सरकार लाएंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं बंपर वोटिंग का फायदा एनडीए को मिलने वाला है। पहले चरण की 121 में से 100 सीटें एनडीए जीत रही है और लालू परिवार से इस बार कोई विधायक नहीं बन पाएगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं 14 नवंबर को बिहार में एक नया इतिहास रचा जाएगा, यानी प्रशांत अपनी जीत की बारे में सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए तो नहीं होती है, बिहार की जनता और युवा नए विकल्प को लेकर बहुत उत्साहित है। बंपर मतदान का संकेत साफ है कि बिहार में बदलाव तय है। चिराग पासवान कह रहे हैं हम लोग 121 में 100 सीट आराम से जीत रहे हैं। अपनी सीटों की बात करूं तो 14 सीट जीत रहे हैं। 14 तारीख को जिसकी सरकार बनेगी, तेज प्रताप कह रहे हैं, यानी सरकार किसी की भी बने हम उसका साथ देने खड़े हो जाएंगे, यानी तेज प्रताप जहां सरकार होगी वहां चले जाएंगे। कांग्रेस नेता और सांसद राजीव शुक्ला कह रहे हैं पहले चरण की 121 में 80 सीट जीतेंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बंपर वोटिंग से नीतीश के 12 मंत्री हार रहे हैं। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के कह रहे हैं आप बिहार के पिछले वोटिंग रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है सरकार फिर से बनी है। इस बार नतीजे 2010 के चुनाव से भी बेहतर रहने वाले। हमें भरोसा है कि बंपर वोटिंग नीतीश की वापसी के लिए है। तो सब अब अपने अपने दावे कर रहे हैं। जरा सुनिए तेजस्वी यादव का दावा और गृह मंत्री अमित शाह का दावा। भीड़ जो है ये पूर्वांचल में इस बार एनडीए गठबंधन महागठबंधन का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं, इसका द्योतक है। पहले फेज के बाद आपका क्या असेसमेंट है? हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे, 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ। यहाँ हम पहले भी कई बार जीते हैं और इस बार और अच्छे से जीते कि लोग जरा भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि गलती से भी उनका कोई प्रत्याशी जीत जाए। महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में शिरकत की है, 4 से 5% वोट पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने दिया है। सबने दिया है ऐसा नहीं है, सभी तरह से सर्वदूर अच्छा मतदान हुआ। एकमात्र बिलीव है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बिहार बदलाव कर रहा है। जनता है ना साथ, जनता मालिक ही जब उनका आशीर्वाद हो तो इनका क्या करना। अंग्रेज भी भागे थे। नीयत में कमी है ना सरकार की, विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, प्रयास भी नहीं है। आपने कभी नीतीश जी को देखा स्टालिन साहब के जैसा बाहर जाकर के इन्वेस्टमेंट लाते हुए, या चंद्रबाबू नायडू जैसा दिल्ली जाते तो कुछ ना कुछ लाते हैं? नीतीश जी बैठे रहते, कोई मतलब नहीं। और बीजेपी कितने केंद्र मंत्री हैं, बीजेपी को बिहार की वजह से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर भी ठेंगा। कोई फर्क इस बार पड़ने वाला नहीं है। सीमांचल हो या मगध का इलाका हो, भोजपुरी इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगही इलाका हो, इस बार हर जगह से लोग जो है महागठबंधन के पक्ष में वोट दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। और आपने लोकसभा का रिजल्ट भी देखा होगा इस इलाकों में, तो हमको नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। तो सभी अपने दावे कर रहे हैं, वाकई हौसले बुलंद हैं या वोटिंग के बाद टेंशन आई है? क्योंकि कुछ तस्वीरें आई कि वक्त खराब हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। एक तस्वीर देखिए जरा, तस्वीर है कि जो पप्पू यादव तेजस्वी के मंच पर नहीं चढ़ पा रहे थे, वो पप्पू यादव और तेजस्वी आज एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं मंच पर तेजस्वी के साथ पप्पू यादव हैं, बात कर रहे हैं आपस में। एक वो तस्वीर भी याद होगी जब राहुल तेजस्वी एक मंच पर थे और पप्पू नीचे ही खड़े रह गए, ऊपर चढ़ना चाहते थे नहीं चढ़ सके। एक और तस्वीर आई है, क्या अलग कॉम्बिनेशन बनने जा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, एयरपोर्ट पर, पटना एयरपोर्ट पर
तेज प्रताप यादव और रवि किशन एक साथ, क्या तेज प्रताप बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? इसके बाद कयास लग रहे हैं, सुनिए। भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई, प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, ये भी टीका लगाते हैं। जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहां, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह। इतना बड़ा वाइट है तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे है। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ? दिखाओ, ये अब समय चुनाव के बाद में गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलना से कुछ ना हो। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है, ये अब बिहार ऊ ना रहा, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। अरे भैया, अब खत्म हो गई बात। तो सियासत में भी कोई भी तस्वीर बेवजह नहीं होती, हर पिक्चर के कुछ मायने होते हैं, कुछ कहानी होती है। अब आपको बताता हूं, जो बम्पर वोटिंग हुई उसके पीछे बहुत सी वजह मानी जा रही है। पहली वजह देखिए, जानकार मानते हैं कि वोटिंग बढ़ने की वजह एसआईआर हो सकती है। ये जो एसआईआर हुआ बिहार में, वोटिंग लिस्ट में हुआ क्या संशोधन, तो फर्जी और मृत वोटर हटा दिए गए। नई वोटर लिस्ट से क्या हुआ, बिहार में 65 लाख नाम काट दिए गए। जानकार कहते हैं कि इसी वजह से वोट प्रतिशत बढ़ गया है, क्योंकि वोटर बेस कम हो गया तो प्रतिशत बढ़ गया। दूसरी वजह, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई थी, बिहार में वही हवा प्रशांत किशोर ने बनाई। बिहार के एक धड़े में जनस्वराज पार्टी ने बदलाव की उम्मीद जगाई। जानकार मानते हैं उत्साह में आकर क्या ज्यादातर लोगों ने वोटिंग की है प्रशांत किशोर की वजह से, यह दावा वो भी कर रहे हैं। तीसरी वजह, एनडीए ने 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 30,000 सालाना देने का वादा किया। माना जा रहा है इससे महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट करने के लिए पहुंच गई। पिछली 3 बार से महिलाओं का मतदान फीसदी बढ़ गया है और इसका फायदा हर बार नीतीश कुमार को ही मिला है। दूसरा एम फैक्टर, मुसलमानों की भारी वोटिंग बताई जा रही है। ओवैसी और तेजस्वी में मुस्लिमों के लिए पूरा जोर लगाया, तो मुस्लिमों ने अपने नेताओं के लिए खूब वोटिंग की है, यह भी एक वजह है। एक और वजह बताई जा रही है, 2010 के बाद इस साल छठ पर वोटिंग हो रही थी। छठ के 10 दिन बाद पहले चरण का चुनाव हुआ है और ऐसे में बाहर से आए लोग वोट देने के लिए रुक गए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस कारण भी कुछ वोट बढ़ा है। तो ये अलग अलग वजह है बम्पर वोटिंग की, ज्यादा मतदान होने की, लेकिन सियासतदान इस ज्यादा वोटिंग को अपनी जीत मान रहे हैं। सुनिए। अब जनस्वराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2 बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़ी पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। 30 सालों में नहीं, आजादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। पहला फेज उसको प्रमाणित किया है, हाई टर्नआउट, विशेष करके युवाओं की और महिलाओं की वोट टर्नआउट, ये नई आकांक्षा को पूर्ति करने का ये टर्नआउट है। सेकेंड फेज ऐसे ही होगा, अच्छे टर्नआउट होगा, एनडीए को बहुत बड़ी बहुमत मिलेगी। 121 सीटों का हुआ है, तो हम लोग का अनुमान है कि 80 सीट के करीब महागठबंधन को मिलेगी और 5% बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। 14 को बदलाव होगा, संपूर्ण बदलाव होगा। कि आरजेडी के भी वोटर अब भाजपा को, एनडीए सरकार को वोट कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आप देखिए 65% दाग गया। ऐतिहासिक बड़ी भव्य विजय, 90 से 100 सीटों का आकलन हम लोगों के पाले में आ रहा है। प्रो इनकम्बेंसी है, लगातार पीछे से जो लोग बोल रहे थे एंटी इनकम्बेंसी है, ये वोट तब बढ़ते हैं जब लोग सरकार से खुश हैं और खुश होकर के ये सोच करके नहीं, इस सरकार को जाने नहीं देना है। तो बिल्कुल एक तरफा अंडर करंट इतना बड़ा है एनडीए के पक्ष में, कल के रिजल्ट में लोगों ने देखा।
तो देखिए, सियासतदान अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। जब ज्यादा वोटिंग होती है तो उसके मायने क्या है, जब कम वोटिंग होती है तो उसका मतलब क्या है। आपको बताऊं, बिहार में पहले चरण में रिकॉर्ड 64.7% मतदान हुआ। 74 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बंपर वोटिंग हुई है बिहार में। इससे पहले अगर आपको याद हो 1998 के लोकसभा में 64.6% वोट पड़े, जबकि 2020 के पहले फेज में 55% मतदान हुआ था, सिर्फ 55%। यानी पिछली बार की तुलना में फर्स्ट फेज में 9% ज्यादा वोटिंग हो गई। और जब भी 5% से ज्यादा वोट पड़े, बिहार की सियासी दौर बदल गया है। जैसे 1980 कांग्रेस की सरकार की वापसी हुई, 1980 में बिहार में 6.8% ज्यादा वोट पड़े थे 1980 में, और कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में लौट आई थी। जनता पार्टी की आपसी टकराव का फायदा उठाया और अगले 10 साल तक सत्ता में रही। उसके बाद 1990 में कांग्रेस और राज खत्म हुआ और लालू मुख्यमंत्री बन गए। 90 में क्या हुआ, 5.8% ज्यादा मतदान हुआ। कांग्रेस की फिर सत्ता से विदाई हो गई, जनता दल की सरकार बनी और लालू मुख्यमंत्री बन गए। यहीं से लालू यादव ने बिहार की राजनीति बदल दी। इसके बाद अगले 15 साल तक वो और उनके परिवार ने राज किया है। अब देखिए 2005 में जो हुआ है वो कहानी बिल्कुल उल्टी है। 2005 में लालू राबड़ी राज खत्म हुआ, सुशासन राज शुरू हुआ। 2005 में देखिए बिहार में 16.1% कम वोटिंग हुई थी। तो वोटिंग ज्यादा या वोटिंग कम हो, इससे कुछ तय नहीं होता है, ये भी बताता है। कम वोटिंग के रिकॉर्ड से सत्ता का बदलाव हो गया, लालू राबड़ी शासन का अंत हो गया और नीतीश सीएम बने, और वो 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज है। एक ये भी कहानी है। लेकिन बिहार की जनता क्या सोचती है कि आखिर ये बढ़ चढ़कर जो वोटिंग हुई है इसका क्या मतलब है, सुनिए। नीतीश सरकार की वापसी हो रही है, क्योंकि मैंने जब फील्ड पे देखा तो महिलाएं लार्ज नंबर पे आके वोट कर रही थी, और वो 10,000 और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, 1100 रुपए पेंशन, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट इस इलेक्शंस पे डाल रहा है। मोदी जी की ही सरकार बनेगी इस बार, नीतीश कुमार और मोदी जी की। मतलब 5 बजे के बाद लड़कियां लोग घर से नहीं निकलती थी, आज हम 12-12, 1-1 बजे तक घर से बाहर निकल के अकेले भी निकल सकते। कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है, और महिलाएं का वोटिंग परसेंट बढ़ने का मतलब हुआ कि फिर से नीतीश सरकार की वापसी हो रही है। नीतीश सरकार सही है, फिर यही आना चाहिए। अप्रॉक्स 64.69% वोटिंग हुआ है, जो पिछले बार से 8% वोट ज़्यादा है। और इसमें सबसे एग्रेसिव वोट जो बेरोजगार युवा है, जो फर्स्ट वोटर है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। 90 के बाद इस साल 2025 के इलेक्शन में 60% से ऊपर वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है। और उसका एक ही रीजन है, पहले तो लोग बहुत अवेयर थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो जेनजी थे, जो युवा थे वो थे, और माइग्रेंट लेबर्स, और सब चाहते थे कि इस बार हम वोट दें, चेंजेस लाएं। और मोदी जी के मार्गदर्शन में जनता जो है इस सरकार से संतुष्ट है, और इस सरकार को फिर से लाने के लिए बम्पर वोटिंग है। बम्पर वोटिंग का साफ तौर पे लगता है कि जो विकास हुआ है, विकास के कारण ही लोग जो है घर से निकल के वोटिंग किए हैं, ताकि ये गवर्नमेंट रहे, और फिर जो है जो बाकी रह गया है विकास का, और भी जो भी काम है वो रह गया है, तो यही गवर्नमेंट से लोग को उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट करेगा। था कि जैसे मेरा नाम कट गया है, तो वो सब जानना चाह रहा था कि मेरा नाम है कि नहीं, और जैसे ही जाना मेरा नाम है तो वोट गिराने गए और अपना मतदान दिए। धर्म से उठकर लोग अपने अपने मुद्दे पर लोग वोट किए हैं, तो बड़ी बात है। इसका फायदा कैसे किसको होगा ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन युवा वर्ग है वो खुल के अपने आप को आगे लाया है, अपने वोट का प्रयोग किया है। तो आप सुन रहे थे बिहार के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ फिर एक्शन में आ गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरे चरण की तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। पूर्वी चंपारण में थे योगी आदित्यनाथ, रैली करने पहुंचे थे। इस चुनाव में बिहार में आप उड़न खटोला बहुत आसमान में देख रहे हैं। यहां वहां आपको हेलीकॉप्टर नाचते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि सियासतदानों के लिए आसान होता है
एक जिले से दूसरे जिले जाना है, अगर सड़क से जाएंगे बहुत वक्त लगेगा और हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तेजस्वी की तस्वीर देख रहे हैं आप। और सोचिए हालत यह है कि चिराग पासवान 50 मिनट से ज्यादा वक्त तक बैठे रहे, 45 मिनट हेलीकॉप्टर में बैठे रहे चिराग पासवान और इंतजार करते रहे। देखिए जरा पटना एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए, यहां से वहां तक आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर देखिए नेताओं के हेलीकॉप्टर हैं। वजह है कि जानकार कह रहे हैं कि चुनाव का खर्च बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल, गाड़ियों का इस्तेमाल, यह सब जरूरी हो गया है। चुनाव घोषणा से पहले चरण की वोटिंग तक 1700 करोड़ रुपया खर्च हुआ और पूरे चुनाव में करीब 4000 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। बिहार की गिनती आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में होती है, लेकिन रोड शो, रैलियां, प्रचार में धुआंधार पैसे बरस रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा हेलीकॉप्टर से उड़ान और प्रचार में लग रहा है। एक हेलीकॉप्टर की हर दिन की उड़ान सोचिए 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और हर दिन बिहार चुनाव में औसतन 18 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। मतलब एक पार्टी ही हेलीकॉप्टर में एक दिन में 2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 5 से 6 पार्टियों के नेता हेलीकॉप्टर से तूफानी प्रचार कर रहे हैं, तो एक दिन में हेलीकॉप्टर से बिहार में 10 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। चुनाव में प्रचार के लिए महंगी गाड़ियों का काफिला इस्तेमाल हो रहा है। वोट मांगने वाले नेताओं में फॉर्च्यूनर से घूमने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। लैंड क्रूजर, BMW जैसी गाड़ियां भी सड़कों पर खूब दौड़ रही हैं। जितनी लग्जरी गाड़ी, जितना बड़ा काफिला, उतना ज्यादा खर्च। चुनाव आयोग ने हर उम्मीदवार की खर्च सीमा रख रखी है 40 लाख रुपए, लेकिन शायद ही कोई उम्मीदवार है जो करोड़ों से कम खर्च कर रहा हो। उम्मीदवार का खर्च ज्यादा होता है तो पार्टी अपना खर्च बता देती है। पार्टियां चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा 500 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं। पिछली बार बीजेपी ने 123 करोड़ और कांग्रेस ने 38 करोड़ रुपए खर्च दिखाया था, लेकिन इस बार तो वोटिंग के दिन ही 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, क्योंकि हर पार्टी ने पोलिंग बूथ पर अपने एजेंट पर भी 5000 रुपए खर्च किए हैं। अब सुनिए जरा, सियासतदान जोर शोर से प्रचार में लगे, क्या कह रहे हैं। कल अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे, और जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत गए। हेलीकॉप्टर से घूमे उनमें से 30 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है। हमने अपने हेलीकॉप्टर को जो है ट्रैक्टर बना दिया। अब देखिए जरा, पहला फेज हो गया, लेकिन कुछ पहले फेज से निकलकर बड़ा खुलासा हुआ है। मोकामा से अनंत सिंह और सूरज भान आमने सामने थे। बाहुबली अनंत सिंह जेल में, लेकिन मोकामा करोड़ों का कैश जा रहा था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो कैश देख रहे हैं आप, ये कैश मोकामा जा रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर ये कैश मोकामा क्यों जा रहा था? क्या ये सिर्फ एक ब्रीफकेस है जो मोकामा जा रहा था, या ऐसे और ब्रीफकेस मोकामा जा चुके थे? और कितना पैसा मोकामा में झोंका गया है, अब यह पुलिस के लिए तफ्तीश का विषय है। देखिए, मोकामा की लड़ाई पहले से ही दिलचस्प है और अब उसमें पैसा भी आ गया है। मोकामा में वोटिंग के बीच 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। गोरखपुर से बिहार के मोकामा यह कैश ले जाया जा रहा था। गोरखपुर में वैशाली एक्सप्रेस से इसे ले जाने की तैयारी थी। एक अटैची में नोटों के बंडल रखे गए। पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध को दबोचा है। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और इस कैश का मोकामा चुनाव से कनेक्शन खंगाला जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मुकुंद माधव है। वो पटना जिले के मोकामा इलाके का ही रहने वाला है। मोकामा में 2 बाहुबलियों के बीच लड़ाई हो रही। अनंत सिंह का मुकाबला सूरज भान की पत्नी से। पहले चरण में यहां कल वोट डाले गए थे। अब कैश मिलने के बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, मोकामा जा रहे कैश को पुलिस ने पकड़ा है, क्या कह रही पुलिस। एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में सूटकेस लिए हुए दिखाई दिया, इसको रोक करके चेक किया गया
तो उसमें 99,09,000 रुपए नगद बरामद हुए। पूछने पर बताया कि यह पैसा उसने गोरखपुर में लिया है और वो मोकामा का रहने वाला और मोकामा लेकर जा रहा था। पैसे के हिसाब किताब अभी नहीं दे पाया। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। वोटिंग पहले फेज की हो गई, लेकिन एक बवाल भी उसके साथ जुड़ गया। वोटिंग के दौरान बुर्का पहने महिलाओं को लेकर सवाल उठाए गए। एक तस्वीर देखिए, असदुद्दीन ओवैसी रैली करने कटिहार पहुंचे थे और असदुद्दीन ओवैसी का हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं। दरअसल बुर्के को लेकर गिरिराज सिंह और अबू आजमी आमने सामने। वोटिंग हो रही थी। कल वोटिंग के दौरान बहुत सी महिलाएं नकाब में थीं, हिजाब पहना था, बुर्के में थी महिलाएं। और उस दौरान हुआ क्या कि गिरिराज सिंह वहां पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस तरह। ये अगली तस्वीर है, गिरिराज सिंह को आप देख रहे हैं, वो पहुंचे और उन्होंने सवाल उठाए। सुनिए। यहाँ गई, जिसको उठाना होगा बुर्का उठा ले। यहाँ देख लीजिए, आंगनबाड़ी सेविका भी यहाँ गई, जिसको उठाना होगा बुर्का उठा ले। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुर्के को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा जब लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं, तब बुर्का हटता है। इसके बाद गिरिराज ने साफ चेतावनी दी, गड़बड़ करेंगे तो बुर्का उठाना ही पड़ेगा। हालांकि विवाद के बाद गिरिराज ने सफाई दी। गिरिराज ने कहा बुर्के को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा मैंने, चुनाव आयोग के नियमों का पालन कराना उनका मकसद है। गिरिराज के बयान पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने घेरा। देश में सबकी अपनी अपनी आस्था और विश्वास है। गिरिराज सिंह जहरीले बयान देते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह के बेतुके बयान लोगों को बांटने के लिए दिए जा रहे हैं। देश में जो भी बुर्का पहनना चाहे उसे ऐसा करने का अधिकार है। जहां पहचान के लिए बुर्का उठाना जरूरी होगा, वहां पहचान जरूर की जाएगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और अबू आजमी क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी है, जिसको बुर्का से नाराजगी है तो कानून का राज है। चुनाव आयोग ने कानून बनाया है कि जिसको आपत्ति होगी वो बुर्का दिखा उठा करके। आधार कार्ड बनाने जाती है, वहां कोई शरिया कानून नहीं। रिजर्वेशन के लिए जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। एयरपोर्ट जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। मुल्लाओं को यही दिखता है शरिया कानून। ये देश सुंदर है, ये हिंदू मुस्लिम सिख भाई सबका है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। गिरिराज सिंह रोजाना शहर होते हैं और ये उनके कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह की बातें करना, बेहुदा बातें करना समझता हूँ सिर्फ प्रोग्रेस करने के, लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। इस देश में जिसको बुर्का पहनना वो पहनेगा, और जहाँ बुर्का उठा कर देखना है वहाँ देखा भी जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, इलेक्शन वोट करने जाते हैं, वहाँ देखा जाता है। कहीं जाते हैं फोटो खिंचाने, वहाँ देखा जाता है। और ऐसे लोगों के ऊपर ना जो हेट स्पीचेस का जो कहा है सुप्रीम कोर्ट का शो फोटो नहीं। तो पहला फेज खत्म हो गया। अब सियासतदान दूसरे फेज की लड़ाई में लग गए हैं। सबसे पहले देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी आज कई रैलियां कर रहे थे, कैमूर में भी थे और औरंगाबाद में भी थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी आज भागलपुर में थे। राहुल की भागलपुर में रैली थी। राहुल गांधी जब भागलपुर पहुंचे, कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। दूसरी तरफ गृह मंत्री भी धुआंधार कैंपेन कर रहे हैं। बड़ा रोड शो था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं भागलपुर की। भागलपुर में अमित शाह ने कैंपेन किया। योगी आदित्यनाथ
भी बिहार में प्रचार कर रहे थे। योगी की खासी डिमांड है, योगी की ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं। पीछे जो सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, पेड़ों पर चढ़े हैं, बाउंड्री वाल के पीछे है। फील्ड कम पड़ गया है, मैं जानता हूं फील्ड कम पड़ गया है, पीछे भी है, मैं तो देख ही रहा हूं सब बात। और पेड़ के ऊपर भी जो लोग चढ़े हैं, सभी लोगों को मैं देख रहा हूं। एनडीए की सरकार बनानी है ना, सभी लोग सहमत हैं ना, तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। ये वही लोग हैं लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था, यानी 5 के पहले इन्होंने चारा हजम किया और अब आए हैं आपके राशन को हजम करने के लिए। तो पहले चरण के बाद दूसरे चरण में सियासी तीर और तीखे और पैने हो रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बिहार में दूसरे चरण के लिए घमासान तेज है। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए आज धुआंधार प्रचार भी हुआ है। पीएम मोदी ने औरंगाबाद की रैली में आरजेडी को घेरा है। रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी पर सीधा हमला बोला। ये लोग जमानत पर बाहर हैं, ये रोजगार नहीं दे सकते हैं। पहले चुनाव में बूथ लूटे जाते थे, गोलियां चलती थी। मोदी ने एक बार फिर जंगलराज पर आरजेडी को घेरा। भागलपुर की रैली में राहुल का मोदी नीतीश पर हमला था। बिहार को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया है, हमारी सरकार बिहार में फैक्ट्रियां लगाएगी। राहुल ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया कि हरियाणा की सरकार वोट चोरी से बनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भागलपुर दंगे का जिक्र किया। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लेकर आरजेडी को घेरा है। अगर ओसामा जीतेगा तो भागलपुर में दंगे होंगे, अगर बीजेपी जीतेगी तो भागलपुर में विकास होगा। सीएम योगी ने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी शासन में 60 से ज्यादा नरसंहार हुए थे, 30,000 से ज्यादा लोगों का अपहरण हुआ था। इनका लालटेन डकैती का एक साधन था। इन्होंने लालटेन का तेल भी लूटा था, बिहार में अंधेरा किया था। तेजस्वी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बड़ा दावा किया। बिहार की महिलाओं ने एक तरफा मन बना रखा है, तभी तो चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रिश्वत दी गई है। अगर डर नहीं होता तो 10,000 की रिश्वत क्यों देते? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हमने जंगल राज का वो दौर भी देखा है जब बूथ लूटे जाते थे, मतदान के दिन गोलियां चलती थी, बम फटते थे, खून की नदियां बहाई जाती थी, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज कुचल दी जाती थी। मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि प्रथम चरण के चुनाव इतने अच्छे तरीके से संपन्न कराए हैं। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। जो लोग केवल होली और छठ में मिलते हैं, वो चाहते हैं हमेशा सालों भर उनके साथ रहे। बिहार में आप देखिएगा पूरी महिला इस बार जो है एक तरफा मन बनाई हुई है, तभी तो चुनाव में 10,000 का रिश्वत दिया जा रहा है। अगर ये डर नहीं रहता तो ये रिश्वत क्यों देता? फिर से शहाबुद्दीन का समय वापिस लाना है क्या? शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में है, और ओसामा अगर चुनाव जीतता है, शहाबुद्दीन के कल्चर वाले चुनाव जीतते हैं, तो भागलपुर में फिर से दंगे हो गए। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो पीरपेती और भागलपुर का विकास होगा, विकास होगा। अब देखिए बिहार की एक और तस्वीरें दिखाऊं आपको। दलित परिवार ने बीजेपी को वोट दिया तो उसके साथ मारपीट हुई। बिहार के गोपालगंज से खबर आई है। गोपालगंज में वोटिंग के बाद मारपीट की घटना हुई। बीजेपी को वोट देने पर दलितों की जमकर पिटाई की गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। वोट देकर लौट रहे लोगों से दबंगों ने पूछताछ की। जैसे ही पता चला कि लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है,
दबंगों ने लाठी डंडों से इन पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और घटना के बाद बीजेपी उम्मीदवार घायलों से मिलने पहुंचे। 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा पीड़ित परिवार क्या कह रहा है और पुलिस क्या कह रही है। यहाँ पर हम समझाने लगे तो सबसे ज्यादा हमको पिटाई इसी के लिए वोट के चलते। क्या कह रहे थे? वो बोल रहे हैं कि बीजेपी के तुम लोग वोट देकर आ रहा है। मतलब वोट देकर आ रहे थे तो वो लोग बोला कि कहाँ वोट दिए लोग, तो हम बोले कि जहाँ दिल किया वहाँ दे दिए। हम आपसे बताने से कोई फायदा तो है नहीं कि हम बताएं। बदतमीजी से बोलने लगा, यही तो। हाँ, मारपीट हुआ। 2 पक्षों में मारपीट की घटना की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं। इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।